स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के दिसंबर एग्जाम 2025 को देखते हुए जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज इनका आंसर भी करवा दीजिए। सो आज मैं आपको करा रहा हूँ BPCS 187 का जो मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज आप लोगों को क्या कराऊंगा, आंसर कराऊंगा। ध्यान से समझना, इनका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपका क्वेश्चन यही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये पहले वीडियो में अपलोड कर दिया है और इन्हीं का मैं आपको आंसर अभी करवा रहा हूँ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कई प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेडी किया था और आज इसका मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूँ। एंड आप लोग अगर चैनल में न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आपको पता होना चाहिए ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब के अंदर में। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। जून एग्जाम का प्रिपरेशन जो मैंने करवाया था और फिर दिसंबर एग्जाम 2024 में करवाया था, आप लोग चेक कर सकते हैं, वीडियोस एंड कमेंट चेक कर सकते हैं। सो आप लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका स्टार्ट है मानव संसाधनों का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर आपका 1 यही था। तो देखिए, आपको यह करना है कि कंटिन्यू पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है और आपको समझने की कोशिश करना है। मैं आपको सुनाऊंगा, क्वेश्चन का आंसर पढ़ूंगा, पढ़ के सुनाऊंगा आपको, तो आपको ध्यान से सुनना है और इसे समझने की कोशिश करना है। मैं समझा समझा के पढ़ूंगा और इसे समझने की कोशिश करना है और इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आप लास्ट में PDF लेके रिविजन एक बार कर लेना, ठीक है। PDF आपको फ्री में मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम में आपको PDF मिलेगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। चलिए पहले आप लोग कंटिन्यू ईमानदारी से पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, ध्यान समझिएगा, देन आपको बहुत हेल्प होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। चलिए पहला प्रश्न है आपका, रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित कीजिए और मानव संसाधन प्रबंधन के जो कार्य हैं, इन कार्यों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है और ध्यान से समझिए कि क्या है ये रणनीतिक प्रबंधन क्या है। तो रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था अपने कर्मचारियों की भर्ती क्या करते हैं, संस्था की रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसमें संस्था अपने कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, जो कर्मचारी काम करेंगे उनकी क्या करती है, उनको भर्ती करवाता है और उनको प्रशिक्षण करवाता है, उनका मूल्यांकन करवाता है और प्रोत्साहन यानी गिफ्ट, सैलरी, इनसे जैसी गतिविधियों को इस तरह से करती है कि वे संस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। यह सिर्फ कर्मचारियों का प्रबंधन नहीं है, बल्कि उन्हें संस्था की सफलता का मुख्य भागीदार भी बनाना है। क्वेश्चन है आपका स्टेप आपका यही है, मानव संसाधन प्रबंधन के मुख्य कार्य। तो इनके कार्यों को बताने के लिए कहा था, तो मानव संसाधन के मुख्य कार्य देखते हैं। तो ये सब मुख्य कार्य है। पहला जैसे कि इसका कार्य क्या है मानव संसाधन की योजना का, तो पहला कार्य है मानव संसाधन प्रबंधन के पहला कार्य है मानव संसाधन की योजना। तो इसमें यह तय किया जाता है कि भविष्य में कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, है ना, कितने कर्मचारी, कितने वर्कर्स चाहिए इनमें काम करने वाले, जो हमारे भविष्य के लिए सही होगा, ठीक है। और योजना के अनुसार ये अच्छा प्रबंध होगा। भर्ती और चयन, तो भर्ती और चयन में देखिए, तो स्थान और भर्ती और चयन है, तो योग्य उम्मीदवार को ढूंढना। तो भर्ती ये नहीं कि कोई भी कर लिया गया, नहीं, योग्य जो एलिजिबल है, जो योग्य है, उन्हीं को भर्ती किया जाएगा और उन्हें सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, उनमें सबसे उपयुक्त, है ना, चयन। देखो पहले तो आपको ये देखना कि उसमें क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, देन आपको ये देखना है कि भाई वो व्यक्ति उपयुक्त है भी या नहीं है, ठीक है। चलो तीसरा आपका इसमें आ जाता है प्रशिक्षण और विकास। कर्मचारियों को नए कौशल सिखाना ताकि वे अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सके। तो जो कर्मचारियों को लिया जाएगा, तो उसको जरूरी है कि प्रशिक्षण करवाना, ट्रेनिंग कराना चाहिए, है ना, और उसके अंदर विकास के लिए जो आने वाला समय विकास किया जाएगा, तो विकास कौशल को भी उसे सिखाना चाहिए। और आपका पॉइंट है आपका इनमें से कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना और उन्हें सुधार के सुझाव देना। तो ये साफ साफ पढ़कर भी समझ सकते हैं आप लोग। सो ये आपका है। और पांचवा पॉइंट है आपका वेतन और प्रोत्साहन। तो लास्ट का पॉइंट यही है, कर्मचारियों को उचित वेतन, बोनस या
अन्य लाभ देना ताकि वे प्रेरित रहे। मतलब देखो, जिस कर्मचारियों को रखा जाएगा उसे सैलरी नहीं मिलेगा, उसको वेतन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर वो काम करना नहीं चाहेगा, उसको वेतन वेतन चाहिए, उसको क्या कहते हैं, बोनस चाहिए, उसको गिफ्ट चाहिए, तो ये बहुत जरूरी होता है भाई, है ना। चलो आगे, अगला है आपका कर्मचारी संबंध। तो संगठन और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखना ताकि कार्यस्थल पर सहयोग का वातावरण रहे। मतलब कि जो कर्मचारी को बुलाया जाएगा तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना, उनसे अच्छे से बातचीत करना ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। ये नहीं कि भाई एटीट्यूड में रह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, गुलामी जैसा करवा रहे हैं, नौकर जैसा नहीं भाई, एक दोस्त जैसा उसको रहना है, दोस्त जैसा मानना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सुरक्षा और स्वास्थ्य। कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्य वातावरण, कार्य वातावरण होना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि रक्षा के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि ये भाई रक्षा के लिए हमारा संघ क्या करता है, संघर्ष करता है। तो देखिए, निष्कर्ष में आपको मैं बता दूं, निष्कर्ष में ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग निष्कर्ष में क्या करते हैं, आप लोग अभी तक जो समझा क्या करना है, आंसर में आपने जो लिखा, आपको पहला पेज इंट्रो रखना है, दूसरा पेज से तीसरा पेज आपको क्या करना है, भूमिका लिखना है ना। दूसरा तीसरा पेज में क्या कहते हैं, बॉडी लिखना है। पहला तो इन भूमिका लिखना, फिर बॉडी लिखना है, मुख्य बातें लिखना है, उसके बाद फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। आप निष्कर्ष क्या लिखोगे, जो आप आंसर लिखे उसी के बारे में यहाँ पे निष्कर्ष में लिख दें ताकि आपका पेज ही फुल हो जाए और जो टीचर चेक करने वाले हैं उसे भी अच्छा लगे, ठीक है। तो निष्कर्ष में लिखा है कि क्या क्या जो समझे वही लिखना अपने तरीके से, है ना। ये जो नहीं कि मैंने जैसा लिखा वैसे लिख दोगे। रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन किसी भी संगठन की सफलता की रीढ़ होता है। यह केवल कर्मचारियों की नियुक्ति या वेतन तक सीमित नहीं, बल्कि उनका सही उपयोग, विकास और प्रेरणा देकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जब संस्थान अपने मानव संसाधन का योजनाबद्ध और रणनीतिक तरीके से प्रबंधित करती है, तो न केवल कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, बल्कि पूरे संस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा की क्षमता भी बढ़ जाती है। सही बात है ना। इसमें कहना ये चाह रहे हैं ना कि कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो उसको प्लानिंग के साथ होना चाहिए और एक रणनीति के साथ होना चाहिए। इससे कर्मचारी भी एक्टिव रहते हैं, उसे भी मोटिवेशन मिलता रहता है, जोश रोजन के साथ काम करता है ताकि वो और भी संस्था आगे बढ़े, है ना। चलो अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यही क्वेश्चन था, संगठन में यौन उत्पीड़न का वर्णन कीजिए। ये यौन उत्पीड़न क्या है एंड यौन उत्पीड़न को रोकने के उपायों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। देखो, संगठन में यौन उत्पीड़न का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध अशोभनीय या अनुचित यौन व्यवहार करना, ठीक है। तो यौन जानते ही हो आप लोग, यौन क्या है, ठीक है। यौन संबंधी क्या है, दूसरा क्या है, जैसे कि अशोभनीय टिप्पणी करना, अनुचित स्पर्श करना, है ना, गंदी बातें करना, यौन प्रस्ताव रखना। तो ये आपका वही है भाई, किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो ये यौन संबंध बनाने के लिए उसे उत्सुकना, मतलब किसी से संबंध बनाने के लिए क्या करना, उससे जबरदस्ती उसको प्रेरित करना, तो ये आपका सही नहीं है। ये यौन उत्पीड़न का ये यौन उत्पीड़न भाई बहुत ही बुरा होता है। सो ये अच्छा बात नहीं है, इसे रोकने के उपाय बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखो, यौन उत्पीड़न में आपका आएगा सुपने टिप्पणी को गंदे गंदे और फिर अनुचित स्पर्श, मतलब कि जहां तहां आप उसको छू रहे हैं, गंदी बातें करना या यौन प्रस्ताव यौन यानी संबंध बनाने को कह रहे हैं, तो ये गलत बात है। दिस इज नॉट राइट वे। एंड नेक्स्ट है, यह कार्य वातावरण को क्या करता है भाई, असुरक्षित करता है ना। और पीड़ित व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए संगठन को सभी कर्मचारियों में जागरूक फैलानी चाहिए। तो भाई कार्यस्थल में जितने भी कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो सभी को क्या करना चाहिए भाई, मन में सही भावना रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना, ताकि वे व्यवहार की गंभीरता को ताकि वे व्यवहार की गंभीरता को समझ सके। हर संस्था में आंतरिक शिकायत समिति बनानी चाहिए जो पीड़ित की शिकायत सुनकर उचित कार्रवाई करे और जो व्यक्ति दोषी है, दोषी व्यक्ति को सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे को भी सबक मिले, ताकि दूसरे इससे ये सीखे कि भाई ये गलत करना, ऐसे छेड़खानी करना, ऐसे हरकत करना, यौन उत्पीड़न का प्रस्ताव रखना, ये सही नहीं है।
साथ ही पीड़ित की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए, है ना? जो पीड़ित है जिसे ये बोला गया है तो उनको बात को सीक्रेट रखना चाहिए, ना कि हर जगह गाँव में, समाज में, है ना? ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ठीक है? ताकि वो बिना डर के अपनी बात रख सके, है ना? संगठन में समानता, सम्मान और वातावरण का निर्माण ही यौन उत्पीड़न रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो देखो कहीं भी आप संगठन में क्या करना है, समानता रखना है, एक दूसरे को सम्मान करना है, प्रेम भाव बात रखना है। तो ये क्या है, यौन उत्पीड़न रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था यही। चयन की तकनीक का वर्णन कीजिए। चयन यानी सिलेक्शन का अर्थ है किसी पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति के अनेक आवेदकों से चुनना, और यह मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है? जिसमें ये सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुना जाता है। तो देखिए कभी भी किसी का चुनाव होगा, कभी मान लो चलो कभी कोई भी कंपनी में आप काम करने जाओगे, वो तभी ना आपको रखेगा जब आप उस लायक रहोगे, है ना? और उनके अनुसार, कंपनी के अनुसार आप योग्य हो गए काम करने के लिए, आप सही से काम करोगे। इसीलिए कि कभी भी चुनाव किया जाए तो भाई चुनाव तो भाई उसी तरह से करेंगे जब तक कंपनी को फायदा नहीं होगा, संगठन को संस्था को फायदा नहीं होगा, तो आपका चुनाव नहीं करेंगे, ठीक है? और आगे है चयन की प्रक्रिया। उसके बाद देखिए चयन की प्रक्रिया का उद्देश्य योग्य, कुशल और संगठन की आवश्यकताओं को अनुरूप व्यक्ति को आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति को नियुक्त करना होता है। अब देखो की प्रमुख तकनीकें, तो ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था कि इनके तकनीक, है ना? क्या क्या तकनीक है, किसी चीज अगर किसी को चुना जाए, किसी को सिलेक्शन किया जाए, किसी को सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए तकनीक भी तो होगा। क्या तकनीक होगा ऐसे जो सिलेक्ट किया जाएगा? तो उसमें देखिए चुनाव में, सिलेक्शन में सबसे पहला आपका पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, आवेदन पत्र की छटाई। जो जितने लोग आवेदन दिए हैं, क्या ये आवेदन सत्य है ना? तो सबसे पहले प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाती है और योग्य उम्मीदवार को चुना जाता है। तो आवेदन में देखना है कि जो आवेदन किया है क्या वो योग्य है ना? जो देखिए आवेदन तो बहुत लोग कर देते हैं, तो बहुत लोग आवेदनों में क्या होता है, बहुत लोग आवेदन करते हैं लेकिन बहुत लोगों को क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो उन कमी को पहले जाओ, जिसमें कमी है उन आवेदन को छांटा जाए। आवेदनों की छटाई हुआ। उसके बाद लिखित परीक्षा होता है। उसका क्या होता है, लिखित परीक्षा होता है, रिटन टेस्ट होता है। उम्मीदवारों के की क्या ज्ञान है, उसके अंदर क्या नॉलेज है, उसका टेस्ट होता है, परीक्षा होता है ना? तो कभी देखो मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे कि आईएएस बनने के लिए, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एसएससी का एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपका वैकेंसी निकलता है, वैकेंसी के बाद भाई आपका टेस्ट होता है ना? तो टेस्ट में पास करना होता है, तभी फिर वो आगे प्रोसेस के लिए प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। तो इस तरह से आपका अलग-अलग स्टेप होता है, देन वो सिलेक्ट होते हैं। तो ये प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा में लिखा गया है, योग्यता और तर्क शक्ति का परीक्षण करने के लिए लिखित परीक्षा ली जाती है, ताकि ये पता चल जाए कि ये लिखने के लिए जो क्वेश्चन सवाल कर पाते हैं, क्या इसके अंदर नॉलेज है, ये पता चल जाता है उसे, है ना? उसके बाद भाई इसका लास्ट में आपका परीक्षा लेने के बाद आपका क्या होता है, उसका इंटरव्यू होता है ना? क्या होता है, उसका इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और संप्रेषण कौशल के व्यवहार को परखा जाता है। जो कि हाँ, बहुत टेस्ट दे दिया, एग्जाम दे दिया, एग्जाम में पास हुआ, लेकिन अब रियली उसके अंदर भाई आप व्यक्ति से बोलने चलने का एक्टिविटी है कि नहीं है, क्या उसको अपने काम के प्रति आत्मविश्वास है कि नहीं है। तो ये सब इंटरव्यू के जरिए पूछा जाता है, उन इंटरव्यू में देखा जाता है कि ये कितना एलिजिबल है, कितना योग्य है, कितना है ना परफेक्ट है। तो ये इंटरव्यू में देखा जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इन परीक्षणों में उम्मीदवार को मानसिक संतुलन, रुचि, बुद्धि और व्यवहारिक क्षमता का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो ये देखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, समूह चर्चा होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन होता है। कुछ संगठनों में उम्मीदवारों को समूह चर्चा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता और संचार कौशल का पता चलता है। फिर आपका आता है इसमें चिकित्सीय परीक्षण। चयनित उम्मीदवार को शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वह कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं। फिर आपका क्या होता है, लास्ट में नियुक्ति का आता है ना? तभी आपका सिलेक्ट किया जाए। सभी चरणों के बाद उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त पत्र पर
पत्र जारी किया जाता है। देखो कितना अच्छा स्टेप मैंने आपको बताया, आपको याद भी हो गया होगा, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति का क्या वर्णन है। तो ऑन द जॉब क्या है, ऑफ द जॉब क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। कर्मचारियों को काम सिखाने और उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ना। यानी कि देखो जब भी कोई जॉब में कोई जाएगा तो उनसे पहले उनको क्या होता है, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनका प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होता है। तो ये प्रशिक्षण जो है कि दो प्रकार से होते हैं। क्या होते हैं, प्रशिक्षण जो होते हैं, ट्रेनिंग जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से होता है। ये होता है ऑन द जॉब और ये होता है ऑफ द जॉब, ठीक है। तो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब में क्या, ऑन द जॉब में देखिए पहला देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे ऑन द जॉब, ठीक है। तो ऑन द जॉब में क्या होता है, इस पद्धति में कर्मचारी को अपने काम की जगह पर ही काम करते करते सिखाया जाता है। मतलब कि जहां काम कर रहा है वहीं पे ऑन द जॉब में क्या होता है, काम करते वक्त ही उसे सिखाया जाता है कि भाई ये काम ऐसे करना है, वो वैसे करना है ना। तो वह अपने, अब जैसे आप न्यू हो, कोई भी चीज से आप डायरेक्टली नहीं कर पाओ ना, उसे सीखना पड़ेगा। तो उसी तरह से काम भी करा रहे हैं, वो सिखा भी रहे हैं। वह अपने वरिष्ठ या अनुभवी कर्मचारी से क्या करता है, ये सीखता है। जो उनसे पहले रह रहे हैं या फिर उनसे जो बड़े हैं, तो उनसे क्या करता है, वो सीखता है। जैसे कि बैंक में काम सीखना या फिर मशीन चलाना, तो बैंक में डायरेक्टली कोई पहुंच गया तो उसको फिर सीखना होगा कि बैंक में कैसे काम किया जाता है, नहीं किया जाता है। अगर फ्रेशर है तो उसे सीखना ही पड़ेगा ना। इससे समय और खर्च दोनों बचते हैं, लेकिन गलती होने पर नुकसान भी हो सकता है ऑन द जॉब। फिर आप देखते हैं ऑफ द जॉब, इसमें क्या होता है, देखो इस पद्धति में कर्मचारी को काम की जगह से बाहर प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि क्लास, सेमिनार या वर्कशॉप में। तो यहाँ पे काम पे नहीं, काम से हट के पहले इसको सिखाया जाता है कि ये काम ऐसे किया जाएगा, वो काम ऐसे किया जाएगा। तो ये पहले समझाया जाता है, बताया जाता है, तब डायरेक्टली वो काम दिया जाता है, ठीक है। इसमें वह बिना दबाव के नई बातें सीखता है, पर इसमें समय और खर्च ज्यादा लगता है। तो इस ऐसे में आपका खर्च लगता है बहुत। चलो अब आपका आता है, तो या आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब कि पहले उसको अलग से बताया जाता है, ये नहीं कि काम करते वक्त, ठीक है। ऑन द जॉब समझते हो कि जब जॉब में जब लगे हैं, जब सिलेक्ट हुआ है तो उसी समय समझाया जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया और तरीकों का क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए निष्पादन का मूल्यांकन करते, निष्पादन का है तो किसी कर्मचारी के काम, व्यवहार और परिणाम का मूल्यांकन करना, ये क्या है, निष्पादन है। इससे यह पता चलता है कि कर्मचारी अपने काम में कितना सफल है और कहाँ सुधार की जरूरत है। निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस देखिए क्या है। पहला तो कार्य मानक तय करना, कार्य का क्या करना है भाई, मानक तय करना है, ठीक है, कार्य मानक तय करना। इसमें क्या किया जाता है, देखो सबसे पहले यह तय किया जाता है कि कर्मचारी से कितना और कैसा काम अपेक्षित है, कैसा काम लेना है, ये कार्य मानक तय किया जाता है। दूसरा, कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जाता है, कर्मचारी के काम को एक निश्चित समय तक देखा और रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा, मूल्यांकन करना, कर्मचारी के काम की तुलना तय किए गए मानकों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिक्रिया देना, कर्मचारी को उससे उससे उसके अच्छे काम की सराहना करना, कमजोरियों के बारे में बताना और उन, देखो प्रतिक्रिया मतलब देखो वो कैसा काम किया उसको वो बताना है, उसको हिम्मत देना। तो ये बहुत जरूरी है निष्पादन में। नेक्स्ट आपका सुधार और विकास, निष्पादन में पांचवा ये लाइन देखिए, सुधार और विकास का क्या है, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी को प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शन दिया जाता ताकि वो बेहतर काम कर सके। अगर वह कोई गलती किया है, फीडबैक में वो दिया जाता है, फिर उससे बाद में उसको सुधार किया जाता है कि भाई आपको बताया जाता है, कोई मिस्टेक किया है बताया जाता है कि आपका क्या मिस्टेक हुआ है, और इससे सुधार करने के लिए वो उन्हें सुधार करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो और भी अच्छा से काम करे। तो भाई आप देखो निष्पादन मूल्यांकन के तरीके देखना है। पहला आपका गुण विधि, कर्मचारियों को अंक या रेटिंग दी जाती है, जो कर्मचारी जो ऐसे काम करते हैं उसके अनुसार उसको अंक दिया जाता है, फिर उसको रेटिंग दी जाती है, भाई ये इस तरह से काम कर रहे हैं। दूसरा, रैंकिंग विधि, सभी कर्मचारियों की तुलना कर क्रम तय किया जाता है। फिर आपका आता है इसमें जांच सूची विधि, तय प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देकर मूल्यांकन किया जाता है। चलो
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कर्मचारी संलग्नता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसकी श्रेणियों और मॉडल का वर्णन। कर्मचारी संलग्नता का मतलब है जब कोई कर्मचारी अपने काम, संगठन और उसके लक्ष्यों के प्रति पूरी लगन, रुचि और समर्पण के साथ काम करता है। ऐसे कर्मचारी अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और गर्व का विषय मानते हैं। जब कर्मचारी काम में मन लगाकर खुशी और उत्साह से काम करता है तो उसे संलग्न कर्मचारी कहा जाता है। जब क्या कह रहा है कि जब कर्मचारी काम में मन लगाकर खुशी और उत्साह से काम करता है तो उसे संलग्न कर्मचारी कहा जाता है। वह संगठन की सफलता में अपना योगदान देता है और काम को बेहतर बनाने की क्या करता है, कोशिश। संलग्न कर्मचारी हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, अपने साथियों की मदद करते हैं और संगठन को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। कर्मचारी संलग्नता की श्रेणियां। पहला आपका आता है स्टूडेंट, देखिए पहला आता है अत्यधिक संलग्न कर्मचारी। ये कर्मचारी अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, वे पूरे मन और उत्साह से काम करते हैं और संगठन की सफलता के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। सेकेंड में आपका आता है, देखिए आंशिक रूप से संलग्न कर्मचारी। ये कर्मचारी काम तो करते हैं लेकिन पूरे मन से नहीं करते हैं और मतलब हल्का सा काम करते हैं। इनमें जोश और रुचि की कमी होती है, इसलिए इनका प्रदर्शन सामान्य रहता है। असंलग्न कर्मचारी में देखिए, ये कर्मचारी अब काम में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वे केवल समय पूरा करते हैं, मतलब किसी तरह टाइम हो जाए घर जाने के लिए, है ना। संगठन की प्रगति में योगदान नहीं देते हैं, दिल लगा के काम जो नहीं करेंगे तो वो योगदान क्या देंगे। अब आपका इसमें सेकंड आता है भैया कर्मचारी संलग्नता के प्रमुख मॉडल। तो पहला इसमें मॉडल आता है स्टूडेंट्स, कैन मॉडल, है ना। कौन सा मॉडल, कैन मॉडल। ये 1999 का मॉडल है और इस मॉडल के अनुसार कर्मचारी 3 तरीकों से काम करता है। 3 तरीकों से काम में क्या रहता है, संलग्न रहता है ना, मतलब लगे रहता है, मन लगा काम करता है। पहला तो भाई इस मॉडल के अनुसार शारीरिक रूप से काम करता है, यानी कि काम में अपनी ऊर्जा और मेहनत लगाता है। भावनात्मक रूप से, यानी काम से भावनात्मक जुड़ाव और संतुष्टि महसूस कराता है। तीसरा इसमें आता है मानसिक रूप से, काम को समझ कर पूरी लगन से काम करता है, मतलब कि काम को अच्छा समझता है फिर उसे अच्छा से काम करता है। दूसरा आता है गैलप मॉडल। तो इसमें क्या होता है, इस मॉडल के अनुसार कर्मचारी की संलग्नता इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने काम में सम्मान, सहयोग और विकास के अवसर और प्रोत्साहन मिलता है या नहीं। इस बात पर ये गैलप मॉडल काम करता है। अब आपका स्टूडेंट आता है क्वेश्चन नंबर 7। कर्मचारी परामर्श के स्वरूप, दृष्टिकोण और प्रक्रिया क्या क्या करना है, वर्णन करना है। चलिए कर्मचारी क्या है, कर्मचारी परामर्श के स्वरूप। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कर्मचारी परामर्श के स्वरूप देखेंगे। पहला है स्टूडेंट्स आपका व्यक्तिगत परामर्श। जब किसी कर्मचारी को व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या होती है तब उसकी मदद की जाती है। कार्य संबंधी परामर्श, यह परामर्श काम से जुड़ी कठिनाइयों, दबाव या सहयोग की कमी से निपटने में क्या करता है, मदद करता है। तीसरा है करियर परामर्श, इसमें कर्मचारी को उसके भविष्य, पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों के बारे में सलाह दी जाती है। चौथा है तनाव निवारक परामर्श, इसका उद्देश्य कर्मचारी के मानसिक तनाव को कम करना और इसके उसे सकारात्मक सोच देना होता है। कर्मचारी परामर्श के मुख्य दृष्टिकोण, पहला आता है इसमें से निर्देशात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में परामर्शदाता कर्मचारी को सीधी सलाह देता है कि उससे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह तरीका तब उपयोगी होता है जब कर्मचारी को स्पष्ट दिशा की जरूरत होती है। गैर निर्देशात्मक दृष्टिकोण, इसमें परामर्शदाता सिर्फ कर्मचारी की बात ध्यान से सुनता है और उसे खुद अपने समाधान तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है।
इसमें सलाह देने के बजाय समझने और भावनात्मक सहयोग पर क्या करता है, ध्यान दिया जाता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है सहयोगात्मक दृष्टिकोण का। तो देखिए ये दृष्टिकोण क्या कहते हैं। इसमें परामर्शदाता और कर्मचारी दोनों मिलकर समस्या पर चर्चा करते हैं और समाधान क्या करते हैं, ढूंढते हैं। यह तरीका का सबसे प्रभावी माना जाता है, और क्योंकि इसमें पारस्परिक समझ और विश्वास बढ़ता है। कर्मचारी परामर्श की प्रक्रिया, समस्या की पहचान, यह पता लगाना कि कर्मचारी को किस प्रकार की दिक्कत है। बातचीत, परामर्शदाता कर्मचारी की बात ध्यान से सुनता है। तीसरा पॉइंट है इसमें समस्या का विश्लेषण, कारणों को समझा जाता है। समाधान देना, समस्या दूर करने के लिए उचित सलाह दी जाती है। अनुवर्ती कार्यवाही, बाद में देखा जाता है कि कर्मचारी में सुधार हुआ या फिर नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट है, नव संसाधन विकास के अभिलक्षणों और कार्यों का क्या करना है, वर्णन करना है। नव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD से फुल शॉर्ट में कहा जाता है। कर्मचारियों की क्षमता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर उन्हें संगठन और समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाना, ये नव संसाधन विकास में आता है। यह कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पर क्या करता है, ध्यान देता है। नव संसाधन विकास के अभिलक्षण की अगर बात करें तो पहला आता है इसमें निरंतर प्रक्रिया। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कर्मचारी को बेहतर क्या करती है, बनाती है। सेकेंड, मानव केंद्रित, इसका मुख्य उद्देश्य होता है मानव विकास करना, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मानव का विकास होना। तीसरा है संगठन और व्यक्ति दोनों का लाभ, इससे कर्मचारी और संगठन दोनों को प्रगति मिलती है। 4 नंबर देखिए, प्रेरणा और सहभागिता, यह कर्मचारियों में उत्साह और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाता है। नव संसाधन विकास के कार्य की बात करें तो पहला कार्य है प्रशिक्षण और विकास। कर्मचारियों को नई तकनीक और कौशल सिखाना। प्रशिक्षण में प्रदर्शन मूल्यांकन, कर्मचारियों के काम का आकलन करना। तीसरा, प्रेरणा देना, उन्हें बेहतर काम के लिए उत्साहित करना। चौथा पॉइंट है स्टूडेंट नेतृत्व विकास, भविष्य के नेताओं को तैयार करना। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 5 है, संगठन में समन्वय बनाना, कर्मचारियों के बीच सहयोग और टीम भावना बढ़ाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, मनोवैज्ञानिक अनुबंध को स्पष्ट कीजिए। ध्यान सुनिए, मनोवैज्ञानिक अनुबंध का अर्थ है कर्मचारी का संगठन के बीच अलिखित और मौखिक समझौता। मनोवैज्ञानिक अनुबंध का क्या मतलब हुआ कि कर्मचारी का संगठन के बीच अलिखित या मौखिक समझौता, जिसमें दोनों एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। दोनों क्या रखते हैं, कर्मचारी और संगठन एक दूसरे से क्या रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। कर्मचारी ये सोचते हैं कि भाई हमें अच्छा वेतन मिले, है ना, हमारा सम्मान हो, गिफ्ट मिले। संगठन क्या चाहता है कि कर्मचारी अच्छा से काम करे। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे पर एक अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, ये अपेक्षा रखते हैं ना। यह कानूनी अनुबंध नहीं होता है, बल्कि विश्वास, निष्ठा और आपसी अपेक्षाओं पर क्या होता है, अब उदाहरण होता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए, कर्मचारी को उम्मीद होती है कि संगठन से उसे सम्मान मिले, मैंने जैसा आपको बताया, सुरक्षा और विकास के अवसर मिले। तो ये उनको क्या होता है, कर्मचारी को उम्मीद होता है। वही संगठन को उम्मीद होती है कि कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा और मेहनत से काम करे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अनुबंध की क्या विशेषताएं को देखते हैं हम लोग। तो पहला है, यह लिखित नहीं होता बल्कि ये विश्वास पर आधारित होता है। यह दोनों पक्षों की अपेक्षाओं पर क्या होता है, टिका होता है। इससे कार्य संतोष और निष्ठा बढ़ती है। यदि यह अनुबंध टूट जाए तो कर्मचारी में असंतोष होता है और नकारात्मक भावना उत्पन्न हो जाती है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है, वर्णित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 था, कार्यस्थल पर कैसे दुर्घटना को रोका जाएगा। किसको, दुर्घटना को। चलिए इसके बारे में बात करना है। तो कार्यस्थल
कार्यस्थल पर दुर्घटना को रोकने के लिए नियमित सुरक्षा होना चाहिए, प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग सुनिश्चित करना, जोखिमों का आकलन करके उन्हें नियंत्रित करना और कार्यक्षेत्र को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। ये सब बहुत जरूरी है कार्य दुर्घटना को रोकने के लिए, ठीक है, कार्यस्थल में। एंड इसके अलावा कर्मचारी को खतरे की तुरंत रिपोर्ट मिले तो भाई अगर कोई मशीनरी को प्रॉब्लम है तो कर्मचारी को ये पता चलना चाहिए कि यह प्रॉब्लम है, नहीं तो कर्मचारी पता अगर ना रहे कर्मचारी को डायरेक्टली वो काम करते रहेगा, ऐसे में उसको बहुत ही खतरा होने की संभावना है, बहुत ही खतरा होती है। और सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रोकथाम के तरीके क्या है भैया? पहले तो स्टूडेंट्स से ये होना चाहिए कि नियमित प्रशिक्षण और शिक्षा होनी चाहिए रोकथाम यानी कि उन्हें, ठीक है। दुर्घटना के बारे में भाई क्या होना चाहिए, उन्हें बार-बार प्रशिक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए उन्हें। सुरक्षा और उपकरणों का उपयोग सही से करने के लिए बताना चाहिए, है ना? सुरक्षा ऑडिट और खतरे का आकलन होना चाहिए। सुरक्षा ऑडिट और खतरे का आकलन 2 बार मैंने लिखा है इसे। सुरक्षा कार्य प्रणाली होनी चाहिए, सफाई और रखरखाव होनी चाहिए, खतरों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कार्य क्षेत्र की जागरूक होना चाहिए और कर्मचारियों की सीमाओं को समझना चाहिए। इस तरह से रोकथाम के तरीके, यही रोकथाम के तरीके हैं। इस तरह से किसी भी कार्यस्थल में दुर्घटना को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट्स और लास्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व की संकल्पना, प्रकार और महत्व की व्याख्या कीजिए। कारपोरेट सामाजिक दायित्व का अर्थ है किसी संस्था या कंपनी का समाज के प्रति नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार। इसका मतलब है कि कंपनी केवल लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज, पर्यावरण और देश के विकास के लिए भी काम करे। कंपनी को यह समझना चाहिए कि वह समाज से ही संस्थान प्राप्त करती है, समाज से क्या करती है, संसाधन प्राप्त करती है, इसलिए समाज के कल्याण में योगदान देना उसका क्या होता है, कर्तव्य होता है ना, कर्तव्य होना चाहिए। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रमुख प्रकार क्या है? पहला तो आर्थिक दायित्व। इसका मतलब ये है कि कंपनी ईमानदारी से काम करे, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं बनाए और उचित लाभ अर्जित करे ताकि वह समाज और कर्मचारियों को लाभ पहुंचा सके। कानूनी दायित्व क्या है? कंपनी को सरकार के सभी कानूनों, श्रम नियमों और करों और पर्यावरण से संबंधित प्रावधानों का क्या करना चाहिए, पालन। तीसरा स्टूडेंट्स नैतिक दायित्व। कंपनी को अपने व्यवसाय में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना काम करना चाहिए। दानशील और परोपकारी दायित्व। इस प्रकार में कंपनी समाज के कल्याण के लिए दान, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और गरीबों की सहायता जैसे कार्य करती है। इस तरह से आपका क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवा दिया। इस जो एग्जाम देने वाले हैं उससे पहले मैंने आपको जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर करवाया और समझाया भी। आप लोग इसे बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा से पीडीएफ जाके जाइए डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम में पीडीएफ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, है ना, ढूंढेंगे मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा, सर्च वहाँ पे ऑप्शन होगा, है ना, खोजिएगा। सर्च कहाँ से करेंगे आप लोगों को पता होगा, वैसे सर्च करने के लिए आता होगा, सर्च कीजिएगा पीडीएफ। और थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग बहुत देर तक आप लोग बने रहे, समझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग टेलीग्राम में इसे सर्च करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स पीडीएफ में मेरा पासवर्ड लगा होगा, ठीक है, पीडीएफ में पासवर्ड लगा होगा और ये पासवर्ड लेने के लिए आपको इंस्टा में आना होगा, ठीक है, इंस्टा में आना होगा। कहाँ पे आना होगा, इंस्टा में। मैं पासवर्ड इंस्टा में देता हूँ, इसलिए देता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा स्टूडेंट कौन है ना, और उनसे बातें हो जाए, मेरा भी मन खुश हो जाए, स्टूडेंट से बात हो जाए, मेरा मन भी खुश हो जाए। स्टूडेंट से बात होने के बाद स्टूडेंट्स मेरे सपोर्ट करे, स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट मुझसे पूछे, मुझसे पासवर्ड ले तो आपको डायरेक्टली मैं दे दूंगा। इस तरह से आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसलिए आप इंस्टा में आइए, आपको पता है मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, है ना, आपको आईडी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, प्राइमरी प्रेम 1, ठीक है, आईडी का नाम है इंस्टा का क्या, प्राइमरी प्रेम 1, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको वहां से क्या करना है, मैसेज करना है पीडीएफ पासवर्ड के लिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके कोड है कोड को कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।